सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दो रिपोर्ट्स, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरा पंजाब काबीना के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम नून के दो अहम रहनुमा, एक तो साबिक वज़ीर आज़म और दूसरे साबिक वज़ीर और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम नून एहसन इकबाल की ज़मानत के हवाले से आज केस की समाअत थी। मामला ये है कि बड़े एक लंबे अरसे से शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में वो नैब के पास मौजूद थे, लेकिन पिछली समाअत पर भी आपको याद होगा जब पूछा गया था कि इनको गिरफ्तार करने और इनको अपने पास रखने की वजूहात नैब बताए, लेकिन नैब बताने से आज भी कासिर रहा और आज उनको ज़मानत मिल गई। एहसन इकबाल साहब की भी ज़मानत की दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ से भी उनको ज़मानत मिल गई। अब ये मामला है कि इस पर पाकिस्तान मुस्लिम नून इस वक्त वही रद्द-ए-अमल दे रही है जो पहले था कि ये सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की आग पर बनाए गए हुए ये केसेस हैं जिन पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी जानिब पंजाब काबीना का मामला है। कल हमने प्रोग्राम में ये बात की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब के सेहत के हवाले से अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है और अनकरीब को फैसला होने वाला है। तो आज वो फैसला काबीना के में हुआ और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए भी तमाम तर चीज़ें ये जाहिर हो गई कि मियां नवाज शरीफ की जो ज़मानत की तौसीक़ की दरख्वास्त है उसको रद्द किया जा रहा है, बल्कि उन्हें इश्तहारी करार दिलवाने के लिए पंजाब हुकूमत, पंजाब काबीना इस वक्त वो अगला अमल शुरू कर रही है। लेकिन इस पर रद्द अमल भी शहबाज शरीफ साहब का आ गया। वो कह रहे हैं कि इंतकाम लिया जा रहा है और मियां नवाज शरीफ की सेहत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। और अताउल्लाह तारिड़ ने भी ये कहा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उनका दिल का 22% हिस्सा सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन पंजाब काबीना कहती है कि डॉक्टर अदनान तसल्ली बख्श कोई भी रिपोर्ट नहीं दे सके हैं जो मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। 16 हफ्ते हो गए किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हुए। ये कैसा इलाज है जो घर पर वो मौजूद हैं। और माजी में जो मियां नवाज शरीफ साहब के चहलकदमी की और मुलाकातों की और एक होटल में उनकी चाय पीने की एक वो एक्टिविटी थी, उसको भी आज डिस्कस किया गया है। हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं चले आपसे पूछ लेते हैं, फिर लगारी साहब का तज्जिया लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये 16 हफ्ते हो गए, पंजाब काबीना कह रही है कि मियां नवाज शरीफ की ज़मानत में अब तौसी नहीं दी जा सकती है। वो इलाज के लिए गए थे, ना वहाँ पर कोई इलाज हो रहा है, किसी हॉस्पिटल में वो जा नहीं रहे हैं, और जो रिपोर्ट्स जब मांगी जाती हैं उनके डॉक्टर से, उनके ख़ानदान से, तो वो कोई वाज़े, कोई तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं आती हैं। देखिए, अब ये अजीब सी बात है जो ये हुकूमत कर रही है। इसका ना कोई सर है ना पैर है। इनके अपने जो हेल्थ की मिनिस्टर हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने असेस किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हेल्थ को उस वक़्त और कहा कि भाई ये इनकी सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक है। फिर आप उसको ले लें शौकत खानम हॉस्पिटल को, उसके जो हेड्स थे उन्होंने ये वाली बात कही। लेकिन हम भी इस वक्त बात कर रहे हैं उसी पे जिसमें 0 आवर में इस वक्त काबीना के अरकान बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आप बात को मुकम्मल कीजिएगा कि ये मामला मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के साथ साथ उन रिपोर्ट्स का बड़ा अहम है जो आ नहीं रही हैं शरीफ ख़ानदान की जानिब से। देखें, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो जमा कराई गई हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई रिपोर्ट नहीं जमा कराई गई। अब जो उनका हेल्थ का इशू है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है। उनकी 2 दफ़ा हार्ट की सर्जरी पहले हो चुकी है और इस जो उनका डिजीज़ था उसकी तशखीस भी नहीं हो पा रही थी। अगर आपको याद हो, बहुत अरसा तक तो ये नहीं समझ में आता प्रॉब्लम क्या है। अब उनकी जो भी उनके हेल्थ के मामलात हैं उससे रिलेटेड उनकी जो भी आगे लाए अमल है वो उनका डॉक्टर और उनकी टीम कर रही है। अब अगर इसके ऊपर कोई ये चाहता है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक या PTI की ख्वाहिशात के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो है वो इलाज हो, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो उनकी अपनी ख्वाहिशात और उनकी अपनी एमा के ऊपर होगा कि उन्होंने कैसे इलाज कराना है, कब इलाज कराना है, कहाँ इलाज कराना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कोर्ट्स हैं उनको रिपोर्ट जमा, हमने पहले भी बताया ये वाली बात कि उनके हेल्थ से रिलेटेड जो है वो
जमा कराई हैं। अब मसला ये है कि हुकूमत जो है वो थोड़ी कंफ्यूज है। एक तरफ वो कहती है कि जी तबीयत ठीक नहीं है, फिर जब वो पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग की बात आती है, पॉलिटिकल क्या कहते हैं माइलेज की बात आती है, तो फिर वो कहने शुरू कर देते हैं कि देखे जी वो रेस्टोरेंट चले गए, देखे जी वो वाह। हालांकि कोई भी आप डॉक्टर को ले लें, किसी भी आप क्या कहते हैं उनको ले लें, आप पेशेंट कोई कितना भी बीमार हो, लोगों को 4th स्टेज में कैंसर होता है, वो लोग अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं बैठ आप जो है वो, ये हमारे मुल्क में सोचा जाता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आप बेड रिडन हो जाते हो, लेकिन ज़्यादातर बीमारियां आजकल ऐसी हैं डॉक्टर तो कहते हैं अपना नॉर्मल रूटीन आप बहाल रखें। सही। तो अब मुझे क्योंकि डॉक्टर साहब आपने अहम बात की है कि वो, लेकिन ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब थोड़ा मुख्तलिफ केस है, वो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल मुख्तलिफ केस है कि मियां नवाज शरीफ साहब बहैसियत मुजरिम उनको ये रिलीफ मिला कि वो बाहर जाएं और अपना इलाज करवा सकें। अदालतों ने उसके इजाज़त दे दी, गवर्नमेंट ने उसकी इजाज़त दे दी। नज़ीर लगारी साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब की एक तो सेहत का मामला है जिस पर बार बार अब ये कहा जा रहा है कि अब उनको मजीद जमानत की तौसी नहीं हो सकती है, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब तो अगर वो वापस नहीं आते तो फिर तो इश्तिहारी का मामला और एक नई जंग शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में अभी तक तो जाहिर है कि मामला कोर्ट की इजाज़त से हुआ था, और आगे भी अगर हुकूमत कोई कार्रवाई करती है तो मामला कोर्ट को ही रेफ़र हो जाएगा, और अगर वह काबीना सूबाई काबीना नहीं करती, अपने तौर पर भी फैसला करती है, तब भी मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी अदालत से रुजू किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि सेहत के मामले पर अगर आपने ये तासुर दिया है, अगर हुकूमत ने यह तासुर दिया है, और जो है 16 हफ्ते पहले ये तासुर दिया था कि वो इस पर सियासत नहीं करना चाहते, तो अब भी इस पर सियासत ना करें। मसला ये है कि आप अचानक, ये तो नहीं हो सकता है ना कि वो तशख़ीस के बग़ैर, किसी चीज़ का तयन किए बग़ैर के असल बीमारी जो है वो है कहाँ, प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहे थे और इतने तेज़ी से क्यों कम हो रहे थे, और उनकी रिकवरी की क्या पोजीशन है, और उसके अलावा उनके हार्ट के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, और ऐसी सूरत हाल में अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो इसका रिस्क कौन ले सकता है। अगर इसी रिस्क की वजह से अगर हुकूमत ने इजाज़त दी थी, हुकूमत ने तो रुकावट नहीं डाली थी, हुकूमत ने रुकावट ये डाली थी कि जी इतनी आप वो जो है ज़र ज़मानत देकर जाएं, इतने पैसे देकर जाएं, फलां करके जाएं, ये सारी बातें थी। कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप जाने ही दे रहे हैं तो जाने दें। तो इसका मतलब ये है कि अब भी हुकूमत सिर्फ एक लोगों को ये बताने के लिए जी हम इस पर बड़े अलर्ट हैं और हम बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं, ये इस हद तक तो ये बात है कि एक पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला है कि जी हमने देखें हम वारंट निकाल रहे हैं या हम उनके खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट में, और या हम कोर्ट में नहीं बल्कि इनको जो है इनकी बाकी कार्रवाई उससे आगे की कार्रवाई होती है, फिर हम जो है वो रजू कर रहे हैं, वो जो इंटरनेशनल पुलिस होती है इंटरपोल के पास जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक ये तयन ना हो कि उनकी तबीयत किस हद तक ख़राब है, क्या असल मामला है, और उनकी तशख़ीस हो जाए, फिर उसके बाद जो है उनका इलाज शुरू हो जाए तो हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। आखिर उन्होंने यहाँ से कहाँ वापस जाना है, पाकिस्तान। सर फयाजुल हसन चौहान साहब से भी बात कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो बहरहाल ज़रूरी है कि इस वक्त आपके ख़िलाफ़ केसेस हो रहे हैं, लोगों की ज़मानतें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ये एक पैरेलल है मामला जो अदालतों में या फिर नैब में, दोनों जगह चल रहा है। दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम फे, ये एक अपोजिशन की पार्लियामान के अंदर और बाहर जमातें हैं जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से इनको इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये इकट्ठे होने का कोई प्लान फिर से वैसा ही नहीं है जैसे सेनेट में थे या फिर मौलाना फजल रहमान के धरने में थे, जिसका कोई नतीजा दोनों का नहीं निकल पाया, वैसे ही कोई इकट्ठ हो रहा है अगले आने वाले वक्त में? देखिए, ये जो सेनेट के इलेक्शंस थे या जो धरना था, ये जो मामलात होते हैं ये मुंतकी एकदम से नहीं होते। इसके अंदर एक आपकी स्ट्रगल होती है जिसके अंदर उसके अंदर आपका इकलाए अमल भी होता है, फिर उसमें इत्तेहाद भी बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं। आप अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया अक्टूबर 1999 में, तो उसके बाद कुछ 7-8 साल लग गए थे उसको जो है वापस करने में या ख़त्म करने में, और उसके अंदर बहुत सारे जो है वो धरने हुए, जलसे हुए, इत्तेहाद बने, इत्तेहाद टूटे, इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए। तो मतलब ओवरनाइट कंक्लूजन जो है वो नहीं आती पॉलिटिक्स के अंदर। आपको अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखनी चाहिए और उसके हिसाब से आपके जो भी आपकी आइडियोलॉजी है या जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं आप उनको फॉलो करते रहें,
और आप उम्मीद अच्छी रखें और आप आगे बढ़ते रहें। और मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की भी जो अभी स्ट्रेटजी है वो यही है कि हम लोग जो है वो ये नहीं चाहते कि हम इस हुकूमत को गिरा दें या हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ। और हमारे लिए बड़ा आसान है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना वज़ीर आज़म के खिलाफ, या पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना। हमारे नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ नहीं ला सके सेनेट में, तो पंजाब में या वफाक में कैसे लाएंगे सर? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक सेटबैक था हमारे लिए, लेकिन आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। सही, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। फिर ये है कि आपके हालात भी वैसे नहीं रहते ना। वो एक क्या कहते हैं वोटिंग ऐसी थी जिसके अंदर आपने जो है वो ओपनली नहीं करना था वोट। अब ज़ाहिर है बाकी मामलात में तो आपको ओपनली करना है और फिर पार्टी लाइन से आप हट भी नहीं सकते। अगर पार्टी लाइन से हटेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है मामला। 64 लोग तीनों पार्टियों के इकट्ठे नहीं हो पाए, तो बाकी लोग कैसे होंगे ये भी सवाल है। बारह में ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस से बात करेंगे कि अलग अलग जहां उनका सोच है, मंशूर है, वहीं अलग अलग इस वक्त नजरिया भी हुकूमत के मुखालिफ है तीनों जमातों का। फिर इनका इकट्ठा होना मुमकिन कैसे होगा? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद आपको द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में खुशामदीद कहते हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये सबका इकट्ठा होना मुमकिन है। अगर ये इकट्ठे नहीं हो सकते हैं क्योंकि सबको अपने अपने केसेस, अपने अपने मामलात उसको भी निपटाना है, जैसे मियाँ साहब की सेहत है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस हैं, मौलाना फजल रहमान साहब वैसे कमज़ोर हैं क्योंकि पार्लियामान में वो मौजूद नहीं हैं, उनकी जमात की भी माजी की तरह उस तरह अक्सरियत नहीं है। जब ये इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर तो जितने भी बयान दे दें उस बयान की हैसियत तो कुछ नहीं होगी कि जब हम आवाम के लिए यूँ कर लें यूँ कर लें, इकट्ठे अगर नहीं हो पाएँ। बाद दफ़ा लगता ऐसा है कि चीज़ें एक समत में नहीं हैं और मुख्तलिफ़ समतों में लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जब तारीख़ का नागुज़ीर जबर आ जाता है ना तो फिर बैठना भी पड़ता है। यही वजह थी कि आपको पता है कि 2005 में मुलाकातें हुई थी मियाँ नवाज़ शरीफ की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, फिर COD हुआ था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर उन्हें साइन किए। सर वो एक्सट्रीम एक आमरियत के खिलाफ दोनों का इकट्ठे होना, दो बड़े सूरत-ए-हाल उससे ज़्यादा ख़राब है आज। अच्छा हालात, हाँ हालात ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की इकनॉमी आलमोस्ट क्लैप्स कर चुकी है। कश्मीर पर हम अपना जो मौक़िफ़ है सर वो हुकूमत कहती है इकॉनमी के हवाले से जितने बेहतरीन इंडिकेटर्स इस वक्त दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज की जानिब से, वो तो कहना है, वो तो कहते रहेंगे लोग। असल तो बात ये होती है, आप मासेस के पास जाएं ना, आप गलियों और बाज़ारों में जाएं ना, आप खेतों और खलियानों में जाएं ना, आप जाएं लोगों के पास, आम आदमी के पास, उसकी कमर टूट चुकी है, उसके घर के बर्तन बिक चुके हैं, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो इस तरह की बुरी हालत पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी नहीं हुई है कि लोग जो हैं दाने दाने को मोहताज हूँ और पैसे पैसे को मोहताज हूँ, नहीं रहा है। ये सारी सूरत हाल नहीं रही है लोगों की ज़िंदगी। ये आदाद शुमार के चक्कर में हमें फंसा कर तो कह सकते हैं कि हम आगे जा रहे हैं और दूर दराज हमारे सफ़र जो है बहुत बुलंद जा रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल मुल्क की उस वक्त नज़र आएगी जब आम आदमी खुश होगा। मैं बताता हूँ आपको कि एक ज़माना था कि जब बाइसिकल जो ख़रीद सकता था, इकनॉमी बेहतर होने से फिर मोटरसाइकिल ले लेता था, मोटरसाइकिल जो ख़रीद सकता था वो छोटी मोटी कार ले लेता था, फिर छोटी मोटी कार से वो एक अच्छी कार लेने वाला भी हो जाता था। ऐसा भी होता था कच्चे घर में रहने वाला एक पक्के ईंटों वाला घर बना लिया करते थे। अब वो सूरत हाल नहीं। अब तो इन्होंने जो छोटे मोटे घर थे वो गिरा दिए हैं और लोगों को रहने नहीं दे रहे। अब ये कह रहे हैं कि मल्टी नेशनल स्टोरेज, अभी जाकर फेस करें ना सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का अगर ये माइंड है कि जनाब उसको शहरों को उनकी पुरानी हालत में लाना है तो इनके तो बड़े बड़े जो बने हुए प्लाजे उनकी गुंजाइश नहीं रहती है। तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आगे चलना जो है वो हमें देखना है। मैं कह रहा हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान PMLN से 2 मेजर गलतियाँ हुई थी। अगर वो ना होती तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थीं। एक गलती ये थी कि उनसे कहा गया था कि आर्टिकल ये जो 62-63 है इसको रिव्यू करना चाहिए और ये गलत है, तो वो नहीं माने थे। और दूसरी बात ये थी कि जो PCO जजेस हैं
उनके हल्फ नहीं होने चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ पीसीओ जजेस की बहाली के लिए मैदान में आ गए थे और इन दोनों चीजों का शिकार हो गए मियां नवाज शरीफ और उसके नताज मियां नवाज शरीफ को सही दोनों चीजों मियां साहब के लिए मसला हो गया। तो डॉक्टर साहब के वो एक शेर का मिसरा है कि मिट जाए कि मखलूक तो इंसाफ करोगे, उसको मैं थोड़ा सा तब्दील करके ये कहूँ कि जब इस मखलूक के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा तब आपकी जमात के लीडर वापस आएंगे, यानी कि मियां शहबाज शरीफ साहब, तब कोई मिल बैठ कर मामला होगा अपोजिशन का कि इस आवाम के लिए भी निकला जाए, इस आवाम के लिए हुकूमत को कोई प्रेशर डेवलप किया जाए। देखिए मुदस्सिर, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो दौर था पिछले 5 साल वो ज़्यादा पुराने नहीं है, जब इस मुल्क की इकॉनमी अच्छी तरह ग्रो कर रही थी, इस मुल्क में स्टेबिलिटी थी, हमारी जो है वो मूडीज़, फिच और इंटरनेशनल इदारे हमारे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7-8% पे फोरकास्ट कर रहे थे, हमने G20 में शामिल हो जाना था। सर आपको तो कहते सारा हैं कुछ कि बड़ी मेहनत से किया गया था। कर्ज आप दे के गए हैं हुकूमत को। नहीं चले वो देखिए, पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग का कोई इलाज नहीं है किसी के पास भी। सही मैं आपको अगर फिगर दे देता हूँ, अभी आप अगर हम मुस्लिम लीग नून के तमाम अदवार में, खाली ये लास्ट वाला अदवार नहीं, तमाम अदवार में इतना कर्जा नहीं लिया गया इतने पिछले 18 महीने में पीटीआई की गवर्नमेंट ने इंटरनल डेट ले लिया। सही, ये आप जाके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा। बात यह है कि इनकॉम्पिटेंट, करप्ट लोगों का टोला जब आप इस मुल्क पे मुसल्लत करेंगे इस प्रिजम्पशन के ऊपर कि ये बड़े अच्छे हैं और मुल्क चलाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो तो कोई भी चला लेता, हम पीछे से बैठ के चला लेंगे, तो फिर इस मुल्क का वही असर होगा जो अभी हो रहा है। PMLN के लीडरशिप ने, PMLN के लोगों ने, हमने बड़ी मेहनत करी। देखेंगे एक इसाक डार साहब ने जो बजट बनाए, जो क्या कहते हैं IMF प्रोग्राम को कंप्लीट किया, FATF की वाइट लिस्ट में डाला, GDP ग्रोथ रेट 6% पे ले गया, ये मजाक बातें नहीं है। ये एक काम इनसे नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये है कि ये इंतहाई नाअहल लोगों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और जहाँ तक मेरे भाई जो है उन्होंने बात करी आर्टिकल 62-63 की, वो बात इनकी दुरुस्त है। या कहते हैं कि उस वक्त अगर हम इस चीज़ को रिव्यू कर लेते तो शायद हमें ये आज मसला ना होता। लेकिन जहाँ तक बात PCO के जजेस की है, तो जो जजेस मेजॉरिटी जिन जजेस की बहाल की गई थी वो तो नॉन PCO जजेस ही थे ना, जो 2009 की मैं धरने की बात कर रहा हूँ जब मियां साहब गुजरावाला तक गए थे। तो वो उस चीज़ को, और ज़ाहिर है हमारे पास अब क्या चाह रहा था, यहाँ डोगर कोर्ट को मानते या दूसरे वाली कोर्ट को मानते, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ आ रहा ही नहीं था, तो हमें वो वाला काम तो करना था। और हम इनने इस उम्मीद के ऊपर किया था कि ये जुडिशरी जो है, ये जो 2009 वाली जुडिशरी है, ये किसी से डिक्टेशन नहीं लेगी, ये किसी के कहने के ऊपर फैसले नहीं देगी। और आप जो अभी जो आपके सामने ये वाली बात है, किसी के ढकी छुपी नहीं है कि उस जज की कैसे वीडियो बनी और फिर उस वीडियो के इस्तेमाल किया गया मियां साहब को कन्विक्ट करने के लिए। अब उस कन्विक्शन के ऊपर कह रहे हैं कि ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, कोई भी इस कन्विक्शन को नहीं मानेगा। लेकिन इंसाफ जो है, वो जो सीनियर जुडिशरी है जिसे हम अदालत आलिया या उज़्मा कहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ पे तो अब भी जो है वो किसी की डिक्टेशन पे कोई फैसले नहीं है। आज भी आपके लिए भी रिलीफ होता है, आपके मुखालिफिन के लिए भी रिलीफ होता है, हुकूमत के लिए भी मुश्किल होती है, आपके लिए भी मुश्किल होती है। हाँ, लोअर जुडिशरी का तो खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान माजी में भी और अब भी बात करते हैं कि वहाँ पे मसाइल हैं, वहाँ पे मामलात हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। बहरहाल कि वो किस तरह से, अच्छा लगारी साहब, मैं इस चीज़ों को समेटूँ क्योंकि एक और बड़ा आम ऐड कर लूँ। जी डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं बस ये कह रहा था कि हम ये नहीं कह रहे ये जुडिशरी अच्छी है, ये वो पहली जुडिशरी जो थी उनसे बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साकिब निसार भी इसी जुडिशरी का हिस्सा थे और उन्होंने किस तरह PTI के एक समझ ले कारकुन के तौर के ऊपर जो है वो काम किया और ओपनली काम किया, और सारे पाकिस्तान ने देखा कि उन्होंने कैसे कैसे फैसले दे दिए जो कि कभी कोई जज दे नहीं सकता। तो उन चीज़ों को सामने रख के जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी आपकी राय हो सकती है डॉक्टर साहब, आपकी राय हो सकती है साकिब निसार साहब के हवाले से, मेरी राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है, लगारी साहब की उससे मुख्तलिफ हो सकती है, हर एक की राय, क्योंकि फिर जजेस का तो यह है कि उनके फिर फैसले हैं कि वो फैसले तारीख कैसे होंगे। लगारी साहब आपको बात करना चाह रहे थे, मैं उससे फिर आगे बढ़ूँ। अब नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि असल मसला प्रिंसिपली ये तय कर चुके थे COD में जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने तय किया था कि PCO जजेस को हम उनको नहीं वो करेंगे। PCO जजेस की वजह से जनरल परवेज मुशर्रफ को ना सिर्फ इंडिमिनिटी मिली बल्कि उनको ये दिया गया कि आप आइन में भी तरमीम कर सकते हैं, अपना नाम भी आइन में लिख सकते हैं। तो ये PCO जजेस की वजह से हुआ कि आइन में तरमीम कर सकते हैं, इसका अख्तियार
बाकायदा तौर पर जुडिशरी ने, उसी जुडिशरी ने दिया था जिनको ये बहाल कराना चाहते थे। सही। और वो बहाल होने के बाद भी उन्होंने वही कुछ किया। ये साबिक जुडिशरी जो है ये उसी से आए थे जिनसे ये जिनका ये वो हुए हैं, जिसके नतीजे में इस सूरत हाल तक पाकिस्तान पहुंचा है या मुल्क पहुंचा है। मैं बिला खौफ खतर ये कह सकता हूँ कि इस मुल्क को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने और जस्टिस साकिब निसार ने। मतलब इसमें कोई हमें दुख, हम जब जस्टिस मुनीर की बात कर सकते हैं कि गलत थे, जब हम जस्टिस अनवारुल हक की बात कर सकते हैं कि गलत थे, जब हम ये कर सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि इफ्तिखार चौधरी गलत थे और ये भी कह सकते हैं कि साकिब निसार गलत थे। और इन्होंने मौका था इनके पास कि जिन लोगों ने पीसीओ पर हाथ उठाया उन लोगों को ना लिया जाता जुडिशरी में, अपने ये सीओडी पर कायम रहते। ये कि सियासी कुछ मसलिहत और सियासी गलतियां दोनों चीज़ें सियासत के अंदर वो आती हैं और उसी के शायद वो होता है, फिर वो वक्त गुजर जाता है, वो तारीख का हिस्सा हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर अफनान साहब हमारे साथ मौजूद, नून के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात होगी इस वक्त ट्रंप के दौरा भारत के हवाले से कि जैसे कल तकरीर हुई, उस तकरीर में जैसे पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से चंद जुमले कहे गए सदर ट्रंप की जानिब से, तो एक वावेला मच गया वहां पर। एक तो पूरा मजमा सुन हो गया, उसके बाद फिर वहां पर टॉक शोज में, न्यूज में एक ऐसा तूफान बदतमीजी था जो देखने में आ रहा था। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। अमरीकी सदर की तकरीर थी ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की तारीफ के लिए वहां चंद जुमले हुए, फिर वहां बैठी अवाम ऐसे सुम्मुम बुकमन हो गई और उसके बाद जो उनके मीडिया पर इस वक्त एक प्रोपेगेंडा और एक नफरत और गुस्सा है वो समझ से बाहर है। क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि ये बड़ी हैरानकुन बात है, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही कम्स टू इंडिया, अहमदाबाद में, गुजरात में उनका होम टाउन है, और वो लेके भी इसीलिए गए थे कि वहाँ उन्होंने बड़े काम किए हैं, बड़े अच्छा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फिर अब भी वहाँ के ये ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं ही। और फिर इन्होंने ये बात की थी कि 10 मिलियन लोग होंगे। एक तो 10 मिलियन लोग भी नहीं आए। 1 लाख का स्टेडियम है, दे वॉट के वो फुल होगा, वो फुल भी नहीं था। फिर वहाँ पर बड़ा क्राउड शोर मचा रहा था एंड दे वर वेरी होपफुल कि ट्रंप आके इंडिया की बुराइयाँ करेंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ़ों के पुल बांध देंगे और बहुत ही अच्छा शो होगा। उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया उस वक़्त जब ट्रंप ने ओपनली पाकिस्तान की तारीफ़ करनी शुरू की, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करनी शुरू की, पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिव थिंकिंग की बात की, दहशतगर्दी की बात की कि पाकिस्तान उनको बड़ा सपोर्ट कर रहा है, अफगान अमन में बहुत काम कर रहे हैं एंड ही वाज नॉट रॉन्ग। इसी ट्रंप का एटीट्यूड शुरू में क्या था हम सबको मालूम है। क्या वो ट्वीट करते थे, किस तरीके से डू मोर की बात करते थे, कैसे कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो चीटिंग करता रहा है, ये करता रहा। देन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वर्क वेरी हार्ड। उसके बाद हमने एक्चुअली फिज़िकली मैनिफेस्टेशन किया, करके दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्ह फ़ौज ने किस प्रोफेशनल तरीके से मुल्क की दहशतगर्दी ख़त्म की। इरिस्पेक्टिव गुड बैड तालिबान हमने उनको ख़त्म किया, सबको मुल्क से भगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर अमन लिया है। हमने इतना ज़्यादा किरदार अदा किया, ख़ास तौर पे अफगान तालिबान को अमेरिकन पाकिस्तान की इन कोशिशों का बहरहाल पूरी दुनिया सोचता है। लगारी साहब, वैसे तो अमेरिका और भारत जब मिल रहे होते हैं तो खैर की उम्मीद पाकिस्तान के लिए तो कम ही होती है, लेकिन कल चंद जुमले थे, उसके बाद आपने भी देखा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बाकायदा तौर पर एक तूफान बदतमीज़ी था जो बातें हो रही थी। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना, लगारी साहब से वापस आकर बात करेंगे कि फिर इस तरह जो किया गया है इसके बाद क्या कोई पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। लगारी साहब को खैर की उम्मीद है, ये अमेरिका के दौरे के बाद कोई शर्म, कोई कुछ लिहाज हो जाए भारतीय हुकूमत के अंदर कि वहाँ के जो मौजूदा शहरियत बिल के इस तनासुर में जिन लोगों के लिए मुश्किल है, और दूसरा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से?
देखें, अभी वो तकरीर कर रहे थे, कोई पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 1 बज रहा था वहाँ पर अहमदाबाद के स्टेडियम में। तो एक तो अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, रास्ते में आबादियाँ साफ़ कराई गई, दीवारें दिलवाई गई और जनाब जिस तरह से स्टेडियम तक ले जाया गया कि उनको कुछ नज़र ना आए और बिल्कुल साफ साफ नज़र आए, तो उन्होंने उनकी तबीयत साफ़ कर दी पाकिस्तान के बारे में बातें करके, जिनको मोदी सुनना नहीं चाहते थे। और मोदी तो एक और कहानी डाले हुए थे कि जनाब सारी मुसीबत पाकिस्तान की वजह से है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान ठीक है। और उस वक्त ही, ऐन उसी वक्त, और ये बीजेपी का बिल्कुल तयशुदा था कि अगर हालात इस तरह होते हैं तो फिर उसका रिएक्शन जो है वो दिल्ली में होगा। और दिल्ली में आग लगा दी गई, दिल्ली जो है वो जलने लगा और बीजेपी उसकी बुनियादी ज़िम्मेदार है। और उसने दो चीज़ों का एक वार से दो शिकार की। एक तो मैसेज दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि आपकी बातें हमें अच्छी नहीं लगी हैं, और दूसरा उन्होंने ये किया है कि वो केजरीवाल के मैंडेट को वो तहस नहस करना चाहते थे और उन्होंने पूरे के पूरे दिल्ली को आग लगा दी और दिल्ली जो है बुरे तरीके से जलने लगा। ये सूरत हाल थी जो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया, वो दिल्ली था, दिल्ली के शुमाली और मशरकी इलाकों में जो तबाही फैली है अब तक उसके असरात बाकी हैं। क्या जलाव हुआ, क्या घिराव हुआ, क्या इमारतें जली, क्या पेट्रोल पंप जले, क्या चीज़ें जली हैं, ये सारा उसका रिएक्शन था जो डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की। असल में डोनाल्ड ट्रंप को एक बात का तो बहरहाल एहसास है कि अगर वो इसको एसेट समझते हैं तो एक बैगेज भी है, एक बोझ भी है। इंडिया अमेरिका के लिए अगर एक इम्कान है, अगर इसके लिए एक बेहतरी की तवक्को है, तो उसके बिल्कुल साथ साथ उतना ही ज़्यादा शदीद नुकसानदेह का बोझ भी है जो उसके ऊपर धरा हुआ है। जहाँ पर इतना ज़्यादा सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस हैं और इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि ये जो ढोंग रचाया गया पिछली 1 सदी के दौरान के इंडिया एक है, इंडिया एक है, तो अब तो खुल गया है ना कि इंडिया एक नहीं है। इंडिया दर्जनों के हिसाब से है। इंडिया में तमिल अलग हैं, इंडिया में मराठी अलग हैं, इंडिया के अंदर त्रिपुरा के लोग अलग हैं, आसाम के लोग अलग हैं, नागा लोग अलग हैं, और ये सारे के सारे। मैं ब्रिगेडियर साहब से रवैये के हवाले से बात कर, अब ये हर धर्म मोदी हुकूमत, भारतीय हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली अमरीकी सदर के दौरे के बाद मुमकिन हो सकती है? बस उम्मीद कोई नहीं हमें तो। देखिए मुख्तसर बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के जलसे में जब ये बात की है तो इन बिल्ट ही हैज़ गिवन अ मैसेज टू इंडियन गवर्नमेंट और इस कसाई नुमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि नाउ इज़ द टाइम यू बेटर सिट विद पाकिस्तान अक्रॉस अ नेगोशिएटिंग टेबल, कश्मीर के मसले का डिस्कस करें, बाहमी ताल्लुकात की बात करें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, जो उनका ओवरऑल रवैया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसकी बात करें, इंटरफेथ हारमनी की बात करें। और इस वक्त जो हालात इंडिया के हुए हैं उनको देखते हुए आप इसके तुलना का साउथ एशिया की बात, तो साउथ एशिया में दायरा हमारे दोनों मुल्क सबसे आम है, तो उनसे बात करें, टेबल पे बैठें और मुआवजा हल करें। ये उन्होंने अपना कॉन्सेंट भी दे दिया है, इंटेंट भी दे दिया है। ना हाउ इंडिया रीड दिस मैसेज, आई थिंक मुझे यकीन बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप एक बात कर रहे हैं शहरियत बिल के हवाले से। शहरियत बिल पर इंडिया के अंदर ही अब हंगामे फूट रहे हैं, पुलिस वालों समेत को करीब 7 अफराद हलाक भी हो गए हैं। तो ये कि अपने अंदर ये खाना जंगी का माहौल मोदी हुकूमत बनाने की अब कोशिश कर रही है। देखें, नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा एक दहशत गर्द है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट RRS विंग का कमांडर है, अखंड भारत का वो एक प्रचार कर रहा है और शो यही कर रहा है कि गांधी के नज़रिए को डिफीट करके, और अब ये हिंदुज़म की तरफ आ रहा है कि हिंदू सिर्फ इंडिया में रह सकते हैं, बाकियों के लिए जगह नहीं है। ये खुद इसने एक फाउंडेशन रख दी है इंडिया को ब्रेक करने की। जिस तरीके से कश्मीर में गासबाना कब्ज़ा किया है, वहाँ लॉकडाउन किए हुए 205 दिन हो गए हैं, उसके बाद जिस तरीके से ये वहाँ नौजवानों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं, कारोबार तैयार कर रहे हैं, आपका क्या मतलब है कि ये लोग खामोश बैठे हुए हैं? ये दे आर बॉयलिंग। और अनकरीब आप देखेंगे कि जिस दिन ये लॉकडाउन ख़त्म होगा कैसे कश्मीरी उठेंगे। उसके साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC की जो बात है, इसके अंदर भी कोई बांग्लादेश से इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान से इनके पहले ही ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान से भी ख़राब है क्योंकि तीनों मुल्कों के मुसलमानों को ये विक्टिमाइज़ करना चाहते हैं।
फिर वहाँ के मॉडरेट हिंदू इनके साथ मिल गए, सबसे बड़ी बात ये है। इवन कांग्रेस के लोग इनके साथ हैं, बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री है, पॉलिटिशियंस हैं, फुल जो है वो तक खुद से ही लोगों अपनी पर जुल्म हुकूमत के करेंगे। लिए, अपने मुल्क के लिए खास तौर पर जो है वो मुश्किलात वो बनाई। हमारे वक्त भी खत्म हो गया है। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी में वक्त दिया आपका बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।